साल 2010। एक 31 साल का लड़का जिसका बचपन डिसलेक्सिया और लर्निंग स्ट्रगल्स के साथ गुजरता है, वो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अमेरिका आता है और न्यूयॉर्क के पुराने ऑफिस बिल्डिंग्स को शेयर्ड वर्क स्पेसेस में बदलता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही लड़का एक दिन रियल एस्टेट की दुनिया को हिला के रख देगा, और वो भी बिना किसी बिल्डिंग को ओन किए। आगे चलकर एडम न्यूमन का ये आइडिया दुनिया का नंबर 1 वर्क स्पेस ब्रांड वीवर्क बन जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वीवर्क की वैल्यूएशन $47 बिलियन से गिरकर कुछ बिलियंस रह गई, और जो कंपनी फ्यूचर ऑफ वर्क का सिंबल मानी जा रही थी वो अपनी पहचान ही खो बैठी। इस कहानी की शुरुआत लगभग 15 साल पहले होती है। पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद 22 साल तक एडम न्यूमन ने 13 अलग अलग घर में रहते हुए कभी अपनी जगह नहीं पाई। यही अनसेटल्ड चाइल्डहुड उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया। थोड़ी मैच्योरिटी के बाद वो एक किबुत्स में चले गए। ये एक सोशलिस्ट कम्युनिटी है जहाँ सब लोग बराबर माने जाते हैं और सैलरी भी सबको एक जैसी मिलती है। यही से एडम ने कम्युनिटी और कोलैबोरेशन की वैल्यू को समझा। इसलिए एडम ने सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने, कम्युनिटी बनाने और काम को फिर से मीनिंगफुल बनाने के लिए एक बिल्कुल नए तरह का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। बिजनेस एजुकेशन और लोगों के बिहेवियर को समझने की वजह से एडम न्यूमन को ये अच्छी समझ थी कि लोग सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, बल्कि कनेक्शन और बिलोंगिंग के लिए भी काम करते हैं। एडम ने डायलेक्सिया की वजह से स्कूलिंग में काफी स्ट्रगल की, लेकिन एक स्किल स्ट्रांगली डेवलप की, और वो थी लोगों के इमोशंस को पढ़ना। ये स्किल उनकी सुपर पावर बन गई। न्यूयॉर्क में रहकर उन्होंने फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप्स और छोटी कंपनीज के काम करने के तरीकों को करीब से ऑब्जर्व करना शुरू किया। उन्होंने पहले इको फ्रेंडली शेयर्ड ऑफिस स्पेसेस के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए, जहां कई आइडियाज फेल हुए और कई जगह लॉसेस भी हुए। लेकिन इन फेलियर्स के बाद आखिरकार उन्होंने एक ऐसा वर्क स्पेस मॉडल डेवलप किया जो सिर्फ डेस्क्स नहीं, बल्कि कम्युनिटी, एनर्जी और कल्चर बेचता था, और इसी आइडिया को उन्होंने वीवर्क का नाम दिया। शुरुआत में एडम न्यूमन के पास ना ज्यादा रिसोर्सेज थे, ना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, और ना ही कोई गारंटी कि उनका आइडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं। न्यूयॉर्क में पहला शेयर्ड ऑफिस स्पेस लेने के लिए उन्होंने खुद लैंडलॉर्ड्स के चक्कर लगाए, उन्हें कन्विंस किया कि छोटी छोटी स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर्स भी रेंट दे सकते हैं। कई लोगों ने एडम का मजाक उड़ाया और कहा कि लोग कभी स्ट्रेंजर्स के साथ ऑफिस शेयर नहीं करेंगे, लेकिन एडम ने हार नहीं मानी। 2008 में रिसेशन के बाद स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई, बैंक्स फेल हो गए और लाखों लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी। लेकिन एडम ने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। जब लोग अपनी कॉर्पोरेट जॉब्स लूज कर रहे थे तो उन्होंने फ्रीलांसिंग और छोटे बिजनेसेस स्टार्ट किए। उन लोगों को ऑफिस स्पेस चाहिए था, लेकिन वो लॉन्ग टर्म लीजेस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। साथ ही कमर्शियल लैंडलॉर्ड्स के पास हर जगह खाली बिल्डिंग्स थी, क्योंकि बड़ी कंपनीज अपना स्केल छोटा कर रही थी। एडम ने अपने एक दोस्त मिगवेल के साथ मिलकर एक छोटा को-वर्किंग स्पेस लॉन्च किया, जिसका नाम था ग्रीन डेस्क। एडम और मिगवेल ने एक फ्लोर को 15 छोटे ऑफिसेज में डिवाइड किया और हर ऑफिस $1000 में रेंट पर दिया। इस तरह टोटल रेवेन्यू $15,000 जनरेट हुआ। इस पैसे का पहला हिस्सा $7,500 लैंडलॉर्ड को दिया गया, क्योंकि उसने बिल्डिंग प्रोवाइड की थी। दूसरा हिस्सा $2,500 रिसेप्शनिस्ट और सर्विसेज जैसे क्लीनिंग, इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी पर खर्च हुआ, और जो बचे $5,000 प्रॉफिट वो एडम और मिगवेल के हिस्से में आया। ग्रीन डेस्क पहले दिन से ही प्रॉफिटेबल था। सिर्फ एक साल में उनके पास 350 टेनेंट्स हो गए। 2010 में एडम ने ग्रीन डेस्क का स्टेक $5 लाख में बेचा और वीवर्क लॉन्च किया। एडम ने इन्वेस्टर्स को पिच किया, हम रियल एस्टेट कंपनी नहीं, बल्कि फिजिकल सोशल नेटवर्क और टेक कंपनी हैं। हम एयरबीएनबी ऑफ ऑफिस स्पेसेस हैं और कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं जो दुनिया की कॉन्शियसनेस एलिवेट करेगी। वीवर्क का कोर बिजनेस बहुत सिंपल था। वो लैंडलॉर्ड्स के साथ लॉन्ग टर्म लीजेस साइन करते, नॉर्मली 10 से 15 साल के लिए, और होलसेल प्राइसेस पर रेंट लेते। फिर वो ये स्पेस डेस्क बाय डेस्क फ्रीलांसर्स और छोटी कंपनीज को शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर रेंट पर देते, यानी मंथली या वीकली बेसिस पर। उन्होंने पहली बिल्डिंग को सिंपल फर्नीचर, शेयर्ड टेबल्स और फ्री कॉफी के साथ शुरू किया और खुद ही मेंबर्स को ऑनबोर्ड करना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ कुछ ही डेस्क्स रेंट पर गए, लेकिन जो लोग आए वो सिर्फ काम करने नहीं, बल्कि नेटवर्क और कम्युनिटी के लिए आए। जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ के जरिए
आइडिया फैलता गया, डेस्क्स भरने लगे और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे एक चलती हुई मशीन बन गया। यहीं से एडम को समझ आ गया कि अगर काम की जगह को सिर्फ ऑफिस नहीं बल्कि एक्सपीरियंस बना दिया जाए तो लोग खुद चलकर आएंगे, और इसी सोच ने वी वर्क के एक्सपेंशन की बुनियाद रख दी। जैसे ही पहली बिल्डिंग के डेस्क्स फिल होने लगे, एडम न्यूमन का अगला टारगेट सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि एक्सपेंशन बन गया। लेकिन यहाँ एक नई प्रॉब्लम थी। न्यूयॉर्क में हजारों ऑफिस बिल्डिंग्स थीं और हर लैंडलॉर्ड अपनी जगह को लॉन्ग टर्म स्टेबल टेनेंट्स को देना चाहता था, ना कि फ्रीलांसर्स और छोटी स्टार्टअप्स को। एक नई कंपनी होने की वजह से ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स वी वर्क पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडम ने एक अनकन्वेंशनल तरीका अपनाया। इन्होंने पहले उन बिल्डिंग्स को टारगेट किया जो या तो पुरानी थी या जहां वैकेंसी ज्यादा थी। लैंडलॉर्ड्स को यह समझाया गया कि एक ही कंपनी को पूरा फ्लोर देना छोटे छोटे ऑफिसेज अलग अलग देने से ज्यादा सेफ और प्रॉफिटेबल है। धीरे धीरे कुछ लैंडलॉर्ड्स मान गए और जैसे ही वी वर्क के फ्लोर्स फिल होने लगे, बाकी लैंडलॉर्ड्स खुद अप्रोच करने लगे। अब चैलेंज सिर्फ जगह लेने का नहीं बल्कि हर जगह सेम एक्सपीरियंस देने का था। इसीलिए वी वर्क ने हर लोकेशन में एक फिक्स्ड फॉर्मूला फॉलो किया। ओपन सीटिंग, मॉडर्न इंटीरियर्स, फ्री कॉफी, फास्ट इंटरनेट और रेगुलर नेटवर्किंग इवेंट्स। चाहे न्यूयॉर्क हो या सैन फ्रांसिस्को, मेंबर को लगता था कि वो एक ही कम्युनिटी का हिस्सा है। इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा ये था कि मार्केटिंग पर ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वी वर्क का सबसे बड़ा प्रमोशन उसके मेंबर्स थे। लोग खुद अपने दोस्तों को इनवाइट करते, स्टार्टअप्स एक दूसरे को रेफर करते और वर्ड ऑफ माउथ से डिमांड नेचुरली ग्रो होती चली गई। वी वर्क ने न्यूयॉर्क के बाद दूसरे शहरों में एक एक करके वर्क स्पेस ओपन करना शुरू कर दी। बॉस्टन, शिकागो, लॉस एंजलिस, हर शहर में वही टेस्टेड मॉडल रेप्लिकेट किया गया। रिस्क कम था क्योंकि फॉर्मूला पहले ही काम कर चुका था। इसी दौरान एडम न्यूमन एक बात पर बिल्कुल क्लियर थे और वो ये कि स्केल के लिए स्पीड जरूरी है। उनका मानना था कि अगर वी वर्क धीरे चला तो कोई और इस आइडिया को कॉपी करके आगे निकल जाएगा। इसीलिए उन्होंने ग्रोथ को प्रॉफिट से ज्यादा प्रायोरिटी दी। यहीं से वी वर्क एक लोकल एक्सपेरिमेंट से निकलकर नेशनल ब्रांड बन गया और जब अमेरिका के मेजर सिटीज में वी वर्क का नाम पहचाना जाने लगा, तब एडम का अगला टारगेट और भी बड़ा था, यानी ग्लोबल एक्सपेंशन। इसी फेज में वी वर्क की कहानी ने एक नया मोड़ लिया जब दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स की नजर उस कंपनी पर पड़ी जिसमें सबसे बड़ा नाम था सॉफ्ट बैंक। 2017 में एडम की मुलाकात मासायोशी सन से हुई। एडम ने मासा को 12 मिनट का पिच दिया, बस इतना ही काफी था। मासा ने अपनी टीम की तरफ देखा और कहा, ये अगला जैक मा है। अगले 2 सालों में सॉफ्ट बैंक ने वी वर्क में टोटल $18.5 बिलियन इन्वेस्ट किए, जो कि 1.44 लाख करोड़ रुपीस बनते हैं, और ये अफगानिस्तान और मदागास्कर जैसे कंट्रीज के जीडीपी से भी ज्यादा है। यहीं से वी वर्क की ग्रोथ में तेजी से इजाफा हुआ। मासायोशी सन का मानना था कि एडम न्यूमन सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं बल्कि जनरेशन डिफाइनिंग विजनरी है। सॉफ्ट बैंक के पैसे के साथ ही वी वर्क की ग्रोथ रॉकेट की तरह तेज हो गई। अब टारगेट सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया थी। लंदन, टोक्यो, शंघाई, मुंबई, हर जगह वी वर्क का सेम मॉडल रेप्लिकेट किया गया। वी वर्क ने हर कॉन्टिनेंट में एक ही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर दिया। सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर वी वर्क एक सिंगल न्यूयॉर्क ऑफिस से निकलकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका और मिडल ईस्ट तक फैल गया। वी वर्क ने 140 सिटीज में 700 से ज्यादा वर्क स्पेसेस बनाए। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम छुपी हुई थी। वी वर्क का बिजनेस मॉडल दिखने में सिंपल था लेकिन अंदर से बहुत रिस्की। कंपनी लॉन्ग टर्म लीज पर महंगी बिल्डिंग्स लेती थी लेकिन कस्टमर्स को शॉर्ट टर्म मेंबरशिप्स पर डेस्क देती थी। मतलब अगर इकोनॉमी स्लो होती या मेंबर्स चले जाते तो भी रेंट देना लाजमी था। उसके बावजूद एडम न्यूमन ग्रोथ को कभी स्लो नहीं करना चाहता था। उनका मानना था कि पहले दुनिया कैप्चर करो, प्रॉफिट बाद में देखा जाएगा। इसी सोच के तहत वी वर्क हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस करने लगा। फिर भी इन्वेस्टर्स पैसा डालते रहे क्योंकि वैल्यूएशन हर राउंड में बढ़ती जा रही थी। एडम ने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स को टारगेट करना शुरू किया, जैसे इंडस्ट्रियस। एडम ने उनके सीईओ को बुलाया और उन्हें खरीदने की ऑफर दी। जब उन्होंने मना कर दिया तो एडम ने उनके सारे टेनेंट्स को पोच कर लिया। पहले 1 साल फ्री रेंट, फिर 2 साल, फिर 3 साल। इंडस्ट्रियस उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता था क्योंकि उनके पास सॉफ्ट बैंक जैसी सपोर्ट नहीं थी। एडम ने सिर्फ लीजिंग के बजाय बिल्डिंग्स खरीदना शुरू किया। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। पहले वी वर्क एसेट लाइट लैंडलॉर्ड से लीज पर लेता था, अब वो एसेट हैवी बन गया, प्रॉपर्टीज आउटराइट खरीद रहा था। इसके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए
चाहिए था, जिसकी वजह से उनका रिस्क प्रोफाइल बिल्कुल चेंज हो गया। एडम ने वीवर्क को इस तरह स्ट्रक्चर किया कि उसके शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स के 20 टाइम्स वोटिंग पावर रखते थे। वो किसी को अकाउंटेबल नहीं था। सबसे पहले एडम पर्सनली कई बिल्डिंग्स का मालिक था जो वीवर्क लीज पर ले रहा था, तो अगर वीवर्क ऑपरेशंस में लॉस करता तब भी एडम अपनी कंपनी से रेंट कलेक्ट करता। ये एक मैसिव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। इनफैक्ट एडम ने वीवर्क का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया था। वीवर्क को ये ट्रेडमार्क ऑपरेट करने के लिए चाहिए था, इसलिए उन्हें ये एडम से खरीदना पड़ा। एडम ने अपनी कंपनी को $5.9 मिलियन में ये ट्रेडमार्क सेल किया। एडम ने वीवर्क से $300 मिलियन से ज्यादा पर्सनल लोन्स भी लिए, और वो भी बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट्स पर। मतलब वो एक कंपनी से बोरो कर रहा था जो खुद बिलियंस लूज कर रही थी। जब हजारों एम्प्लॉइज 60 आवर वीक्स में काम कर रहे थे बिलो मार्केट सैलरीज पर, और एडम के प्रॉमिस पर यकीन कर रहे थे कि उनके स्टॉक ऑप्शंस उन्हें मिलियनेयर बनाएंगे, एडम ने अपनी पर्सनल शेयर्स में से $700 मिलियन से ज्यादा कैश आउट किया। इन्वेस्टर्स ने देखा कि कंपनी ने सिर्फ 2019 में ही $3.3 बिलियन का लॉस किया। ये $9 मिलियन पर डे बनता है। उन्होंने देखा एक फाउंडर ने $700 मिलियन कैश आउट किए और $300 मिलियन पर्सनल लोन्स लिए, और वो भी ऐसी कंपनी से जिसका वैल्यूएशन $47 बिलियन था और प्रॉफिट 0। वैल्यूएशन इंस्टेंटली कोलैप्स हो गई। बैंक्स को अपने एस्टीमेट स्लैश करने पड़े। $47 बिलियन से $20 बिलियन, फिर $15 बिलियन, फिर $10 बिलियन। आईपीओ विड्रॉ कर दी गई और 24 सितंबर 2019 को एडम न्यूमन सीईओ के तौर पर फोर्सफुली एग्जिट कर दिए गए। जब एडम ने कंपनी छोड़ी तो उन्होंने नियरली $1.7 बिलियन का एग्जिट पैकेज निगोशिएट किया। सॉफ्टबैंक ने उन्हें $185 मिलियन एज कंसल्टिंग फी पे किया, $500 मिलियन लोन दिया ताकि वो अपने पर्सनल लोन्स रीपे कर सकें, और उनके शेयर्स इन्फ्लेटेड प्राइस पर खरीदे। वो बिलियनियर बन के निकल गए, जबकि उनकी कंपनी बैंकरप्सी के एज पर थी। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने लॉ सूट फाइल किया। उसे सेल्फ इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन कहा गया। वीवर्क ने ग्रोथ के लिए डिसिप्लिन को सैक्रिफाइस कर दिया। हर नई लोकेशन एक नया रिस्क थी, हर नया कंट्री एक नई कॉम्प्लेक्सिटी। जो चीज पहले विजनरी लीडरशिप लग रही थी, अब धीरे धीरे ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने लगी। जैसे ही कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए, सारी रियलिटी सामने आ गई। मीडिया ने वीवर्क को एक्सपोज कर दिया। इन्वेस्टर्स पैनिक में आ गए। सॉफ्टबैंक ने कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वीवर्क ने सरवाइव करने की कोशिश की। 2021 में उन्होंने एक स्पैक बोएक्स एक्विजिशन कॉर्प के साथ मर्ज किया, $1.3 बिलियन रेज किया और $9 बिलियन वैल्यूएशन पर पब्लिक हुई। फिर कोविड-19 आया, ऑफिस स्पेस की डिमांड कोलैप्स हो गई। कंपनीज ने रियलाइज किया कि वो घर से काम कर सकते हैं। लैंडलॉर्ड्स डायरेक्टली टेनेंट्स को लीज देने लगे। वीवर्क को कट आउट कर दिया। वो कंपनी जिसने पीक रेंट्स पर 15 ईयर लीजेस साइन किए थे, अब उन रेंट्स को पे करने पर मजबूर थी, जबकि उसके टेनेंट्स कैंसिल कर रहे थे। 2023 तक वीवर्क के पास $13 बिलियन से ज्यादा लॉन्ग टर्म डेट हो गया था, और फिर 6 नवंबर 2023 को वीवर्क ने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी फाइल कर दी। कंपनी के एसेट्स $15 बिलियन थे, लेकिन लायबिलिटीज $18.6 बिलियन थी। सॉफ्टबैंक का टोटल लॉस इस डील में $11.5 बिलियन बन गया। मतलब सिर्फ 4 साल में वीवर्क का वैल्यूएशन $47 बिलियन से लेकर बैंक्रप्सी तक पहुंच गया। ये बिजनेस हिस्ट्री की एक सबसे तेज और शॉकिंग कोलैप्स थी, जिसमें एक बहुत बड़ी कंपनी का सपना सिर्फ कुछ ही सालों में धूल में मिल गया। यहाँ कंपटीशन या मार्केट नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजी की गलतियां असली डाउनफॉल की वजह बनी। कंपनी बाद में बहुत कम वैल्यूएशन पर पब्लिक हुई, और एडम न्यूमन, जो कभी फ्यूचर ऑफ वर्क का चेहरा था, $बिलियन लेकर एग्जिट कर गया, लेकिन अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठा। अगर आप वक्त के साथ खुद को नहीं बदलते, अगर आप ग्रोथ को चेस करते हुए फंडामेंटल्स भूल जाते हो, तो चाहे आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, गिरना तय होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलें।